जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आपके उन मैपिंग से संबंधित सामान्य प्रश्नों को लेकर जो लगातार आप हमसे मेरी क्लास में पूछते रहते हैं। जैसे प्रश्न क्या है कि मैपिंग क्या है, मैपिंग क्यों जरूरी है, कितने प्रश्न आते हैं और मैपिंग की तैयारी कैसे करें। तो इन सभी सामान्य प्रश्नों के उत्तर को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर हम खोजते हैं। सबसे पहले क्या है कि मैपिंग क्या है, तो ध्यान रखिए कि मैपिंग का अर्थ केवल नक्शा देखना नहीं है। मैपिंग का मतलब दुनिया को अपनी आंखों के सामने देखना है, उसे समझना है। जैसे कि कोई पर्वत कहीं पर है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये देखना और समझना है मानचित्र में। इसमें हम देखते हैं कि कोई महाद्वीप कहाँ है, देश कहाँ है, उसकी सीमाएं क्या है, समुद्र कहाँ है, द्वीप कहाँ है, नदियां, झील, पर्वत, रेगिस्तान, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, जल संधियां और जल धाराओं को हम देखते हैं। इसी तरह ढेर सारी बातों को मैपिंग में एक एक करके हम समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और अपने आप को रिच करते जाते हैं। मैपिंग एक विजुअल लर्निंग है। यानी मैपिंग का मतलब ये नहीं कि मैप आप कमरे में लगाकर और उसको देख रहे हैं। आप मैप को जब देखते हैं आंखों से तो लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं, इसलिए वो विजुअल लर्निंग है। अब प्रश्न उठता है कि भाई मैपिंग जरूरी ही क्यों है, क्यों जरूरी है मैपिंग हमारे लिए, और मैपिंग का अन्य विषयों के साथ संबंध क्या है, और मैपिंग से एग्जाम में हमारे कितने प्रश्न आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही हो गया कि मैपिंग से हमारे एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं। लेकिन मैपिंग जरूरी क्यों है? देखिए, मैप में देखी गई लोकेशन याद रहती है और अन्य तथ्यों के साथ इसका संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर कोई उद्योग स्थापित है और आपको पता करना है इस उद्योग का स्थानीयकरण या इस यहाँ पर उद्योग क्यों स्थापित हुए, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बंदरगाह है, कि यहाँ पर कोई खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इस आधार पर आप उस लोकेशन, उस उद्योग को देखकर उसके साथ अन्य चीजों का, अन्य तथ्यों का संबंध स्थापित कर सकते हो। यही नहीं, आप आईआर में अगर आईआर की तैयारी करते हो, इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसको समझना है, तो सिंपल सी बात है कि बिना मैपिंग से आईआर को जोड़ ही नहीं पाओगे। आपको इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की बात की हो, गाजा पट्टी की बात की हो, यूक्रेन की बात हुई हो, कहीं भी बिना मैपिंग से आप इन बातों को समझ ही नहीं सकते, तो समस्या आती है। साथ ही साथ अगर करंट अफेयर को देखा जाए तो बिना मैपिंग से करंट अफेयर की अधिकांश बातें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। तो इसलिए मैपिंग जरूरी है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि मैपिंग से सीधे यूपी पीसीएस, यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। और कितने प्रश्न आते हैं? कभी 10, कभी 12, कभी 15, यानी 10 से लेके 15 प्रश्न तक मैपिंग के ही माध्यम से आ जाते हैं। और ध्यान रखिए कि जो छात्र मैपिंग में मजबूत है वो जीएस में मजबूत होगा, उसका जीएस स्ट्रांग होगा और जीएस में वो पकड़ अच्छी बना के रखेगा। तो मैपिंग सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, इसका अन्य विषयों के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि मैपिंग करके अन्य विषयों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इवन हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, सबके साथ इसका जबरदस्त रिलेशन है। आप किसी युद्ध को पढ़ेंगे तो मैपिंग के माध्यम से समझेंगे किस लोकेशन पे हुआ है, क्यों हुआ है, कोई कहां से गया है, प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में कोई चीज जगह क्यों डेवलप हुई है। ये सारी चीजें मैपिंग आपको बता देगी। आप सोचिए कि भारत देश की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी आ ही नहीं पाई। इसकी स्थिति के पीछे आप अगर वहां के पर्वत पठार आदि चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या समस्याएं थी वहां पर, कि वहां कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था आ ही नहीं पाती है, वहां की क्या जलवायुगत परिस्थितियां हैं। तो इसलिए मैपिंग अत्यधिक आवश्यक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि भाई मैपिंग किया कैसे जाए। अगली समस्या हमारे पास आती है कि हम मैपिंग को करें कैसे।
मैपिंग को करने का तरीका क्या होना चाहिए। और अधिकांश बच्चे मैपिंग जब करते हैं तो मैप लगा लेते हैं, कभी इस लोकेशन को देख रहे हैं, कभी दूसरे लोकेशन को देख रहे हैं, कभी तीसरे लोकेशन को देख रहे हैं, कभी एशिया महाद्वीप में देख रहे हैं, कभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देख रहे हैं, कभी कोई जल संधि देख रहे हैं। तो मैपिंग इस तरह से नहीं तैयार होती है, कभी नहीं। ना आपको तैयार हो सकती है इस तरह से, ना मुझे तैयार हो सकती है इस तरीके से। तो मैपिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए क्या ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, तो हमें मैपिंग करते समय एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। हम एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो चीजें हमारे दिमाग में बैठती चली जाएंगी। अगर हम जिग जैग चले, पहले मान लीजिए हमने कनाडा देखा, ठीक, उसके बाद हम मैक्सिको देख रहे हैं, फिर यूएसए देख रहे हैं, फिर निकारागुआ देख रहे हैं, फिर कोस्टा रिका देख रहे हैं, तो इस तरह मैपिंग करोगे तो नहीं होगा आपसे। मैपिंग करने के लिए करना क्या पड़ेगा, जैसे देखिए मान लीजिए हम उत्तरी अमेरिका की मैपिंग करना चाहते हैं, तो हम उत्तरी अमेरिका के चारों ओर कौन कौन से जलीय भाग हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, उनको एक साथ पूरे आउटर बाउंड्री को कवर कर लेंगे, एक सीक्वेंस के साथ कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने देखा कि अगर मान लीजिए यहाँ ब्यूफोर्ट सी है, मान लीजिए नहीं यहाँ है ही, तो ब्यूफोर्ट सी है, इसी तरह हम आगे बढ़ते गए, देखा हमने ग्रीनलैंड है, बीच में ढेर सारे आइलैंड है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड, बड़े आइलैंड के नाम हम देखते चले गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए, पूरे द्वीप और जलीय भागों को देखते चले गए। तो एक सीक्वेंस बनेगा कि यहां से ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो आपको याद रहेगा। और उसी क्रम में बार बार हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार हम देख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, हमें उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह से मान लीजिए कि मैं किसी नदी की मैपिंग कर रहा हूं, जैसे नॉर्थ अमेरिका खोला हूं, तो मान लीजिए कि ये मिसिसिपी मिसौरी नदी है, निकल रही है, ये इटस्का झील है, यहां से निकल रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है। इसके बाद इसकी सहायक नदियां देखना है, दाएं हाथ की सहायक नदियां, बाएं हाथ की सहायक नदियां, इस पे स्थित शहर को देखना है। अब आप देखिए कि ओहियो नदी, टेनेसी नदी, याजू नदी, इसके बाद मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी, आरकनसास नदी, रेड रिवर, ये सब आप बना लिए। अब आपको इस मैपिंग से पता चल रहा है कि इसके बाएं हाथ की नदियां कौन सी हैं, दाएं हाथ की नदियां कौन सी हैं, मुख्य नदी यानी मिसिसिपी नदी किस रास्ते से होकर आ रही है, कहां पर गिर रही है, इस यहां पर न्यू ऑर्लियंस शहर स्थित है, तो यहां पर कौन सा शहर स्थित है, किन क्षेत्रों से आ रही है, इसका अपवाह बेसिन क्या है, कितने बड़े क्षेत्र में है ये। तो ये सारी चीजें आपको मैपिंग के माध्यम से समझ में आ जाएंगी। तो मैपिंग करते समय हमको एक, सबसे पहले तो हम एटलस ले लेंगे, और ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप लोग ले लो, और उससे आसानी हो जाती है क्योंकि सारे लोकेशन उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सारे दिए ही हुए हैं। तो वो एटलस ले लीजिए और एक सीक्वेंस से मैपिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक। दूसरी बात, नदी इसी तरह किया, उसी तरह पर्वत श्रेणियों को कर लिया कि कोस्ट रेंज कहाँ है, कॉस्केट रेंज कहाँ है। जैसे आपने देखा कि कोस्ट रेंज, उसके बाद कॉस्केट रेंज, उसके बाद सियरा नेवादा, रॉकी रेंज, मैकेंजी रेंज। तो आपको इस तरह मैप देखे तो आपको पता चल गया इस पर्वत श्रेणियों का क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इनका क्रम क्या है। इसी तरह झील आप देखिए, यहां पर ग्रेट लेक्स दिया है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम क्रम क्या है, किन किन देशों के बीच ये लाई करती है। तो ये सीक्वेंस बना के आपको चलना है। अगर पर्वत पढ़ना है तो पूरा पर्वत यानी उत्तरी अमेरिका का एक ओर से शुरू करेंगे तो ब्रुक्स अलास्का रेंज पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ते चले जाएंगे, इसके बाद ईस्टर्न भाग में आएंगे, अपलेशियन श्रेणी आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें उपस्थित मुख्य तथ्य, जैसे कोई श्रेणी, कोई पर्वतीय भाग किस खनिज संसाधन से संपन्न है, इन बिंदुओं को भी याद रखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ उस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना इन्हीं खनिज संसाधनों के द्वारा होती है। तो मैपिंग को इस तरीके से कीजिएगा कि एक सीक्वेंस बनाइएगा। जैसे आप, मैं बताया अभी कि ये ग्रेट लेक्स है, आप ग्रेट बियर, ग्रेट स्लाव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग। अब उत्तर से दक्षिण झीलों का क्रम ये हो गया। तो इस सीक्वेंस में आप उसके बाद यहां आ गए, उसके बाद इन ग्रेट लेक्स को पढ़ लिए, उसके बाद यहीं से देखा कि सेंट लॉरेंस नदी निकल के जा रही है
और अटलांटिक महासागर में गिर रही है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर रही है, अटलांटिक महासागर में मिल रही है। और इसका मतलब यहां से अगर आप चलोगे और एक क्रम बन जाए तो हम एक अंतःस्थलीय जलमार्ग स्थापित कर लेंगे और इस अंतःस्थलीय जलमार्ग के माध्यम से हम अटलांटिक महासागर में जुड़ जाएंगे और इस अटलांटिक महासागर में जुड़ने के माध्यम से हम यूरोप जा सकते हैं, हम अफ्रीका जा सकते हैं और एक व्यापार का प्रमुख संसाधन उपलब्ध हो जाएगा, हमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जलमार्ग मिल जाएगा हमें। तो इस तरीके से हमें मैपिंग करने की आवश्यकता होती है। मैपिंग करने का मतलब ये नहीं है कि जिग जैग, कभी रॉकी पर्वत पढ़ लिया, कभी अपलेशियन पर्वत पढ़ लिया, कभी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पढ़ लिया, नहीं। जब हमें करना है तो एक महाद्वीप उठाइए, उस महाद्वीप के चारों ओर घूमिए, उस महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों को एक सीक्वेंस में कीजिए, झीलों को सीक्वेंस में कीजिए, नदियों को सीक्वेंस में कीजिए, फिर प्रमुख शहरों को सीक्वेंस में लीजिए, क्योंकि प्रमुख शहर जो कि औद्योगिक केंद्र हैं या खनिज संसाधन के केंद्र हैं या किसी अन्य सांस्कृतिक कारण से वो डेवलप हुए हैं, धार्मिक कारण से डेवलप हुए हैं, उनके वो तथ्य और वो शहर का लोकेशन कहाँ है वो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से मैपिंग की जाती है। हम कभी ये जिग जैग मोशन में मैपिंग करने का सुझाव मैं आपको नहीं दे सकता और न ही आपको करना चाहिए, न ही मुझे आपको इस तरह से सिखाना चाहिए। तो ये आप बात समझ गए होंगे कि मैपिंग कैसे करनी है आपको। अब एक बात और कि अगर आपको मैपिंग में समस्या है तो मैपिंग की एक क्लास लेके मैं आता हूं रोज शाम 5 बजे। इस क्लास को ज्वाइन करके आप मैपिंग की अधिकांश समस्याओं या सभी समस्याओं से आप निजात पा सकते हो। इसमें एक सीक्वेंस में पर्वत, पठार, मैदान, झील सभी एक सीक्वेंस में कराया गया है और तथ्यों को साथ में मैप पर लिखते हुए चला गया है। एक एक लोकेशन आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताया गया है। तो इस क्लास से जुड़कर आप अपनी मैपिंग की समस्या का समाधान कर सकते हो। तो आशा है कि जो भी आपके प्रश्न रहे होंगे वो उसका समाधान आपको मिल गया होगा और इसी तरह से अन्य आगे जो आप प्रश्न पूछेंगे एक छोटी वीडियो बनाकर आपके सामने मैं उन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।